हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की 2 दिवसीय बैठक का आगाज हो गया है। इसकी शुरुआत तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा में बीजेपी नेताओं ने 48 घंटे बिताकर की है। जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे, उन्होंने दीप जलाकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी का आगाज हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक के साथ हो गया है। हैदराबाद की धरती पर 18 साल बाद हो रही मीटिंग के जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में जोरदार दस्तक देने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा में बीजेपी नेताओं ने 48 घंटे बिताकर की। कार्यकारिणी की पूर्व संध्या पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो कर अपने इरादे बता दिए हैं, जबकि अगले 2 दिनों तक बीजेपी कार्यकारिणी के करीब 350 सदस्य इस बात पर मंथन करने वाले हैं कि कैसे तेलंगाना समेत दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई जाए और कर्नाटक में वापसी की जाए। 2 और 3 जुलाई को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हैदराबाद के नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर पर हो रहा है। कार्यकारिणी के जरिए ओवैसी और के चंद्रशेखर राव को उनके गढ़ में घेरने के लिए बीजेपी आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों पर भी फोकस कर रही है। इन राज्यों की करीब 120 सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है। तो हैदराबाद में तमाम दिग्गज इकट्ठा है, बैठक की शुरुआत होनी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें पहुंचने वाले हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से काशी के दौरे पर पहुंचे। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी काशी के दौरे पर दोबारा पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को काशी दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ से वो आने वाले चुनाव 2024 का आगाज भी करेंगे। पीएम काशी आगमन के दौरान रुद्राक्ष में 1 घंटे 10 मिनट बिताएंगे और शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही नमो घाट का तोहफा भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो काशी की जनता को कई सौगात देंगे, लेकिन सबकी नजर नमो घाट पर टिकी हुई है। पीएम मोदी के हाथ लोकार्पित होने के करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ रुपए है, जो लगभग आधा किलोमीटर लंबा है। इसका पहला फेज बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसके निर्माण में मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का भी समावेश दिखेगा। यहाँ पर्यटक सुबह बनारस की आरती, वाटर एडवेंचर, योगा और संध्या की गंगा आरती भी होगी। इस घाट पर गेल इंडिया की तरफ से एक फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी लगाया जाएगा। इस घाट से क्रूज के जरिए वाराणसी और आसपास के शहरों में भी लोग जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और 2024 चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी मिशन में अभी से जुट गई है और तमाम दिग्गज एक तरफ हैदराबाद में इकट्ठा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भी पहुंचेंगे। मणिपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर भूस्खलन में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 15 जवान और 5 नागरिक शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, कई लोग लापता हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में भूस्खलन से प्रादेशिक सेना के जवानों समेत 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। ये भीषण हादसा बुधवार रात नौनी जिले के तुपुल यार्ड रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप के पास हुआ। खराब मौसम के कारण राहत और बचाव कार्य में परेशानी हो रही है। सेना ने एक बयान में कहा है कि ट्रू वॉल रडार का इस्तेमाल कीचड़ के अंदर किसी भी मानव उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। अब तक प्रादेशिक सेना के 13 जवानों और 5 नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि अब तक प्रादेशिक सेना के 15 जवानों और 5 नागरिकों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रादेशिक सेना के जवानों के पार्थिव शरीरों को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनके गृह स्टेशनों पर भेजा जा रहा है। प्रादेशिक सेना के लापता 15 जवानों और 29 नागरिकों की तलाश लगातार जारी रहेगी। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बचाव अभियान में लगे कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। वहीं खराब मौसम के बीच असम राइफल और प्रादेशिक सेना की टुकड़ियों ने पूरे दिन राहत एवं बचाव कार्य चलाए। ये अभियान रात में भी जारी रहेगा। इसमें रेलवे के नागरिक प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित स्थानीय लोग भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। रेस्क्यू अभी भी जारी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मणिपुर में अगर हम बात करें तो इसके बाद से ही मलबे में कई और भी लोग दबे हुए हैं, यह आशंका जताई जा रही है और यही कारण है कि सेना की टीम भी वहां पर मौजूद है रेस्क्यू ऑपरेशन में। इधर मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में कुछ हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। शहर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई के कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। इसके चलते शहर का ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि बीते बुधवार से ही मुंबई में बारिश जारी है।
जहां बीएमसी ने कहा कि शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। मुंबई में आज अलग अलग जगहों पर बेहद भारी बारिश हुई। वहीं भारी बारिश के बाद मुंबई के सायन बांद्रा लिंक रोड पर जलभराव हो गया। बीते वीरवार की रात को मुंबई के दादर टीटी के खुदाद सर्कल के पास गंभीर जल जमाव ने यातायात की आवाजाही को बाधित कर दिया और एक कार सड़क के बीच में फंस गई। वहीं मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। शहर में भारी बारिश के चलते मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में जल जमाव हो गया। शहर में लगातार हो रही बारिश के कारण भीषण जल जमाव की स्थिति है। लोअर परेल इलाके की सड़कें और गलियां बारिश के पानी में डूब गई हैं। शहर में भारी बारिश के कारण अंधेरी के कुछ हिस्सों में भीषण जलभराव है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून की दस्तक के साथ ही गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, यानी कि लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है। चलिए अब बात हरियाणा की भी कर लेते हैं। तो हरियाणा में भी भारी बरसात की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें रोहतक की, तो रोहतक में भी जलभराव की स्थिति को देखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके का जायजा भी लिया है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में मानसून की पहली बरसात ने प्रशासन की व्यवस्थाओं को पानी पानी कर दिया। प्रदेश में जगह जगह सड़कें गलियां जलमग्न नजर आई। इसी एक दिन की बरसात से रोहतक शहर जलमग्न हो गया। गलियों और घरों में पानी भर गया और सरेआम सरकार और प्रशासन की लापरवाही ज्यादा दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सरकार को घेरने के लिए रोहतक पहुंच गए और गलियों में भरे पानी के बीच शासन प्रशासन के दावों को खोखला साबित करते नजर आए। भूपेंद्र हुड्डा ने गलियों में भरे पानी में से गुजरते हुए जायजा लेकर लोगों की व्यथा को सुना। गलियों और घरों में भरे 2-2, 3-3 फुट पानी से दो चार हो रहे लोगों को देखकर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। पानी की निकासी के लिए जहां भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा की पूर्व सरकार को भी घेरा। अभी तो बरसात शुरू हुई है, आगे कैसे हालात रहेंगे और बचाव के लिए अधिकारी क्या कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वाकई कई मायनों में कहा जा सकता है कि अभी तो फिलहाल मानसून की शुरुआत ही हुई है और इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं न कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन जो दावे करती है वो जमीनी स्तर पर नजर क्यों नहीं आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सियासत की। तो शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उद्धव ने कहा कि पहले ही अगर ऐसा करते तो महाविकास अघाड़ी का जन्म ही नहीं होता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि सीएम शिवसेना का है वो गलत है। शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सत्ता के लिए रातों रात खेल किया जा रहा है। उन्होंने मुंबई के लोगों से अपील की कि ऐसा कोई काम न करें जो माहौल को खराब करता हो। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे दिल से कोई भी महाराष्ट्र को नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, लेकिन इन पर लोगों का भरोसा नहीं रहा तो क्या होगा। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान नई सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बर्बाद ना करें, इसके लिए मैं उनसे अपील करता हूं। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा गुस्सा मुंबई के लोगों पर मत निकालो। मेट्रो शेड के प्रस्ताव में बदलाव ना करें, मुंबई के माहौल के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। उन्होंने कहा कि ये जो कल हुआ, मैं पहले ही अमित शाह से कह रहा था कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री हो और वही हुआ। पहले ही अगर ऐसा करते तो महाविकास अघाड़ी का जन्म नहीं होता। जिस तरह से सरकार बनी है और एक तथाकथित शिवसेना कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, मैंने अमित शाह से यही कहा था, ये सम्मान पूर्वक किया जा सकता था। तो महाराष्ट्र की सियासत में घमासान है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब एकनाथ शिंदे बहुमत साबित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार उद्धव ठाकरे मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं रणनीति आगे भी बन रही है और शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं तमाम बगावती विधायकों से नाराज भी नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है। हजारों की संख्या में भक्त इसमें शामिल होते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इसका समापन 12 जुलाई को होगा। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पुरी में मौजूद होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की, तो उस समय बलराम और कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया था।
इस भ्रमण के दौरान मौसी गुंडीचा देवी के घर भी 7 दिनों के लिए रुके थे। उसके बाद वहां से आगे यात्रा पूरी करके वापस पुरी आ गए। तभी से रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। आज भी रथ यात्रा के दौरान रथ 7 दिनों के लिए गुंडीचा देवी मंदिर पर रोका जाता है। हजारों की संख्या में जुटे भक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ रथ को खींचते हैं। ढोल नगाड़े बजाकर नृत्य करते हुए नगर का भ्रमण करते हैं। वहीं भक्त और भगवान का रिश्ता अटूट आस्था और विश्वास का होता है। भक्त हमेशा अपने भगवान से बड़ा होता है। यही सिद्ध करने के लिए भगवान जगन्नाथ का रथ अपने आप कुछ देर के लिए इस मजार पर रुक जाता है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और इसलिए भी ये खास है इस बार क्योंकि 2 साल बाद यानी कि कोरोना काल के बाद ये बड़ा आयोजन इस बार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की ओर और दिल्ली एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। राहत की खबर ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। दिल्ली से जबलपुर जा रहा स्पाइस जेट का विमान शनिवार सुबह उड़ान के थोड़ी देर बाद वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर लौट आया। स्पाइस जेट के प्रवक्ता की ओर से जानकारी दी गई है कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद अब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट के केबिन में धुआं देखा गया। इसके बाद विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। केबिन में धुआं किस वजह से उठा था इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। स्पाइस जेट विमान के केबिन में धुएं की जांच DGCA ने शुरू कर दी है। उधर स्पाइस जेट की ओर से बयान जारी किया गया है कि शनिवार को स्पाइस जेट विमान दिल्ली से जबलपुर जाना था। टेक ऑफ के बाद करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर पायलट की टीम ने केबिन में शौचालय के पास धुआं देखा। क्रू ने केबिन में हल्के धुएं को देखने के बाद कॉकपिट क्रू को इसकी जानकारी दी। बताया गया कि थोड़ी देर में केबिन में धुआं बढ़ गया। फिर इस बारे में SCC ने कॉकपिट क्रू को अवगत करवाया। इसके बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। आपको बता दें कि 19 जून को भी स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। तो लगातार 2 बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई है। तो ऐसे में अब ये जांच का विषय बनता है कि आखिर फ्लाइट्स में क्यों दिक्कत हो रही है। इससे पहले जब स्पाइस जेट में दिक्कत आई थी तो उसे पटना में उतारा गया था और आज दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तो इस पर आगे जांच भी होगी। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की और बात कर लेते हैं फैक्ट चेक की। तो मोहम्मद जुबैर पर विदेशी चंदा लेने, साजिश रचने और सबूत मिटाने के आरोप लग रहे हैं, जिसे दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। पूरा मामला देखिए इस 1 मिनट के रिपोर्ट के जरिए। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाई कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप में नई धाराएं लगाई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जुबैर का मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क जब्त किया गया है। उधर जुबैर के वकील ने पटियाला कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर 201, 120B, 35FC धाराएं लगाई है। पुलिस ने जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने जुबैर की बैंक डिटेल की जानकारी ईडी को दी है। साथ ही FIR की कॉपी भी ईडी को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि डिटेल कॉपी 29 जून को सौंपी गई। इस अकाउंट में पिछले 3 महीने 56 लाख रुपए आए हैं। सूत्रों के मुताबिक अकाउंट में पाकिस्तान और सऊदी से भी रकम भेजे गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार कर चुकी थी। दिल्ली पुलिस की मांग पर अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जुबैर को पुलिस हिरासत में भेजा था। हालांकि मोहम्मद जुबैर से भी पूछताछ बाकी है। पूछताछ के बाद और भी कई कनेक्शन इसमें निकलकर सामने आ सकते हैं, यानी कि और भी बड़े खुलासे इस पर हो सकते हैं। दूसरी तरफ बागी विधायकों की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की सियासत में जो बागी विधायक है उन्हें गोवा लेने सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे हुए हैं। स्पीकर चुने जाने से पहले मुंबई लौटने की तैयारी है क्योंकि बहुमत पेश करना है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर गोवा पहुंच चुके हैं, जहां वो तमाम बाकी विधायकों के साथ बताए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे सभी विधायकों को मुंबई लेकर आएंगे। इससे पहले गोवा में इन सभी विधायकों की एक बैठक भी हो सकती है। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे गोवा गए थे, लेकिन उनके साथी विधायक वहीं ठहरे रहे। लेकिन अब फ्लोर टेस्ट और विधानसभा स्पीकर के चुनाव से पहले विधायकों का मुंबई लौटना जरूरी है। बताया गया है कि गोवा में रुके शिंदे गुट के सभी 50 विधायक दोपहर 2 बजे विशेष चार्टर विमानों से मुंबई के लिए निकलेंगे। इससे पहले विधायक दीपक केसरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि रविवार 3 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है।
जिसमें शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे गुट के सभी 50 विधायकों को आज गोवा से मुंबई ले जाया जाएगा। मुंबई में इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच होटल ट्राइडेंट या फिर ताज प्रेसिडेंट में ठहराया जा सकता है। उद्धव ठाकरे को कुर्सी से नीचे उतारने के बाद ये सभी बागी विधायक शिव सैनिकों के गुस्से का सामना कर रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे गोवा पहुंचे हैं। तमाम बागी विधायकों को लेकर अब वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे। बहुमत साबित करना, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर एक बयान की वजह से सियासत गर्म है। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर दिए बयान पर अब सियासत काफी हावी है। किन्नौर में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रतिभा सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रतिभा सिंह को माफी मांगने की बात कही है। हालांकि पूरे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी इस तरह से प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले को मामूली घटना करार दिए जाने के बाद हिमाचल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जमकर कांग्रेस को घेर रही है। इसी कड़ी में किन्नौर बीजेपी महिला मोर्चा ने भी प्रतिभा सिंह के निशाने पर लिया और उनके बयान पर आपत्ति जताई। रिकांगपिओ में महिला मोर्चा जिला महामंत्री दीपिका नेगी ने प्रतिभा सिंह के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा, प्रतिभा सिंह के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है और महिलाओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा द्वारा जो निंदनीय बयानबाजी सामने आई है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। उनके इस बयानबाजी से पूरे प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा प्रतिभा जी ने गुड़िया कांड को छोटी मोटी घटना बताकर पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है, जिससे पूरे प्रदेश की महिलाओं को, उनके स्वाभिमान को चोट पहुंची है। हेलीकॉप्टर विवाद के बाद अब ये नया विवाद है जिस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार इस पर निशाना साध रही है। प्रतिभा सिंह ने जो बयान दिया है उस पर मुकेश अग्निहोत्री का भी उनको साथ मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर प्रदेश में अब आर पार की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। इधर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री रामलाल मार्कंडे स्पीति दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्पीति को करोड़ों की सौगात दी है। उन्होंने हंसा गांव में 40 लाख की लागत से बने हेलीपैड का भी उद्घाटन किया है। स्पीति को नए हेलीपैड की सौगात मिली है। लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव हंसा में 40 लाख रुपए की लागत से बने हेलीपैड का उद्घाटन हो गया है। अब यहां हेलीकॉप्टर उड़ान और लैंडिंग कर पाएंगे। कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने इस हेलीपैड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इस हेलीपैड को पर्यटन के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण बताया है और कहा कि इसकी सुविधा लोगों को आपातकाल में भी मिलेगी। स्पीति के हंसा गांव में इस हेलीपैड को बनाया गया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने अपने दौरे के दौरान स्पीति को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। खुरिक गांव में उठाऊ सिंचाई योजना जो कि 1 करोड़ 50 लाख की लागत से बनी है, इसका उद्घाटन भी रामलाल मारकंडा ने किया। इस उठाऊ सिंचाई योजना से किसानों को राहत मिलेगी और फसल भी अच्छी होगी। इससे किसान अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। साथ ही मंत्री ने ताबो क्षेत्र के लिए 13 करोड़ से बनने वाली सीवेज लाइन का शिलान्यास किया। ताबो स्पीति का पहला क्षेत्र होगा जो कि सीवेज की व्यवस्था से जुड़ेगा। इसे लेकर रामलाल मारकंडा ने कहा कि हर घर को सीवेज की सुविधा से जोड़ा जाएगा। चुनावी साल है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सौगातों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों पोस्ट ऑफिस की सौगात दी गई थी दूर दराज पहाड़ी इलाकों में। अब यहां पर हेलीपैड की सौगात दी गई है जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को भी फायदा होगा। जो योजनाएं काफी देरी से यहां पर पहुंच रही थी वो अब जल्दी पहुंच पाएंगी। कहीं ना कहीं आपदा के वक्त में भी इस हेलीपैड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हिमाचल ही प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी लाहौल स्पीति में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सभागार में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास योजनाएं समय पर पूरी की जाए। उन्होंने इस सांसद निधि के तहत बनने वाली योजनाओं को भी निश्चित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का पैसा लैप्स या व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जो स्कीम्स आती है और हर जिले में जो ये काम कर रही है उसकी त्रैमासिक 3 महीने के बाद एक बैठक होती है और सब ये रिव्यू किया जाता है कि विभाग कितना काम कर रहा है, कितना प्रतिशत उन्होंने खर्च दिया, कितना रहता है शेष, कितना काम हो गया, कितना शेष रहता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो आज विभिन्न विभाग के सभी अफसर साहिबान इसमें आए थे।
प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों से टारगेट में कोई कोताही न बरतने की चेतावनी भी दी। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने बैठक में जिले के सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए विकास कार्यों की पूरी जानकारी ली। इसके साथ ही प्रतिभा सिंह ने बैठक में जिला उपायुक्त समेत कुछ मुख्य अधिकारियों के अनुपस्थिति पर रोष व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसी अनुपस्थिति के प्रति चेताया। हालांकि प्रतिभा सिंह अपने बयानों को लेकर अभी सुर्खियों में है, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी साल है, तो ऐसे में कांग्रेस भी प्रदेश में कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रही है और यही कारण है कि प्रतिभा सिंह लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रही हैं और जनसंपर्क साधने की कोशिश कर रही है। हरियाणा की बात कर लेते हैं, जहां पर सैकड़ों प्लाईवुड इकाइयों पर फैक्ट्री बंद की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब उन्हें काफी राहत मिल गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने लकड़ आधारित उद्योग की नीति में दूरी की जो सीमा है उसे 3 किलोमीटर के बजाय 500 मीटर करने का फैसला कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में हजारों की संख्या में प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं, जहां लाखों लोग काम करते हैं। इससे हरियाणा के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होती है। पिछले कुछ समय से हरियाणा में प्लाईवुड फैक्ट्री में लकड़ आधारित उद्योग की नीति 3 किलोमीटर थी, जिसके चलते प्रदेश की सैकड़ों प्लाईवुड इकाइयों पर फैक्ट्री बंदी की तलवार लटक रही थी, जिसके चलते प्लाईवुड फैक्ट्री निर्माता परेशान थे। इसी दौरान प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने लकड़ आधारित उद्योग की नीति में दूरी की सीमा 3 किलोमीटर के बजाय 500 मीटर करने का फैसला किया है। इस फैसले से 130 यूनिट को लाइसेंस जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं 321 यूनिट के लाइसेंस नवीनीकरण में आ रही दिक्कत भी दूर हो गई। वहीं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्लाईवुड फैक्ट्री निर्माताओं की जो मांग थी उन्हें पूरा कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से सैकड़ों प्लाईवुड फैक्ट्री निर्माताओं को लाभ होगा और वो अपना व्यापार आगे बढ़ा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से राहत भरा ये फैसला दिया गया है। प्लाईवुड निर्माता कंपनियों में और भी कई कर्मचारी काम करते हैं, तो उनका भी रोजगार इससे बचा रहेगा। इधर कोरोना की बात करें तो कोरोना के समय से अफेक्टेड चल रही रेल सेवा को अब धीरे धीरे सुचारू किया जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में सभी ट्रेनें जो है वो पटरी पर होंगी। इसके लिए रेलवे ने सभी रेल मंडलों को आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना के कारण पिछले लंबे समय से अफेक्टेड चल रही रेल सेवा पूरी तरीके से सुचारू होने जा रही है। इसे लेकर बकायदा नॉर्दर्न रेलवे ने आदेश जारी कर सभी ट्रेनें ट्रैक पर उतारने का आदेश रेल मंडलों को दे दिया है। वहीं रेलवे विभाग ने भी ट्रेनों को फिर से पटरियों पर उतारने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो कोरोना से पहले गाड़ियां थी, पूरे नॉर्दर्न रेलवे में 7 पेयर गाड़ियों के अभी की हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके लिए हमें कोचेज़ और ये सब चीज़ों की बेसिक तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली हमें जो हमारे कोचिंग स्टॉक होता है, मेमू के रेक होते हैं, उनको फिट करने के लिए आदेश मिल गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना के बाद से ट्रेनें पूरी तरह से रीस्टोर नहीं हो सकी थी, लेकिन अब अनारक्षित और एक्सप्रेस ट्रेनें चलने से यात्रियों को काफी फायदा मिलने वाला है। अंबाला रेल मंडल के डीआरएम गुरिंदर मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि आदेश आ चुके हैं। 2 से 3 दिनों में ट्रेनें ट्रैक पर होंगी। लंबे समय से ट्रेनें खड़ी थी, जिस वजह से काफी सामान खराब हुआ है, लेकिन अब उन्हीं ट्रेनों को दुरुस्त किया जा रहा है।